हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ये आपकी सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली है। एंड अगर आपके पास भी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आप कर रहे हैं और आपके पास भी ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। और मैंने इस बुक की जो यूनिट 1 है वो पूरी कवर करवा दी है, यूनिट 2 भी हमारी कवर है, यूनिट 3 भी हमारी कवर है और यूनिट 4 अभी हमारी चल रही है, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बनाकर आप लोगों को दे चुकी हूँ। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। एंड वीडियोस को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको बुक फिनिश होने के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो भी आपको कवर करवाऊंगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर गेन कर पाएँ और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए फिर फटाफट से हम लोग यूनिट नंबर 4 की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही है। ठीक है, अब जब हम लोग यूनिट नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो पहले इसका नाम देख लेते हैं। हमारी जो यूनिट नंबर 4 है इसका नाम है लोक प्रशासन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य, लिंग और शासन, लिंग संवेदनशीलता और प्रशासन में भागीदारी। यानी हम इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से लिंग और शासन होता है, लिंग में संवेदनशीलता और प्रशासन को रखा जाता है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब हमारी सेकेंड पार्ट की हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सामाजिक भागीदारी की अवधारणा। किस तरह से जो हमारी सामाजिक भागीदारी होती है उसकी अवधारणा होती है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, समाजशास्त्री के अध्ययन के लिए सामाजिक भागीदारी लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। इससे पहले सामाजिक सहभागिता को कुछ लोगों द्वारा सामाजिक स्थिति के एक तत्व के रूप में देखा जाता है। यानी सामाजिक स्थिति को एक तत्व के रूप में भी देखा जाता है, जिससे उस डिग्री के बैरोमीटर से तुलना की जाती है। इसे कई लोगों ने आत्मपूर्णता के साधन के रूप में देखा और इसी को आत्मपूर्णता के साधन के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने 4 प्रकार के स्वैच्छिक संघों के बारे में बताया और इनके अनुसार 4 प्रकार के जो हमारे स्वैच्छिक संघ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, सहभागिता के विचार को सदैव समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना जाता है। यानी जो हमारी सहभागिता का विचार है उसको हमेशा ही जो हमारा समाजशास्त्र है और जो विज्ञान है उसकी शाखा के केंद्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जो है ये समाजशास्त्र और विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, सामाजिक सहभागिता संपूर्ण समाज एवं समुदाय के विकास को लंबवत करने की मांग करता है। यानी ये जो है ये पूरे ही विकास को लंबवत करने की मांग करता है और इस प्रकार यह तभी संभव होगा जब व्यक्ति स्थानीय संगठन और सामाजिक संस्थाएं में पूरी तरह से भाग ले। यानी जो व्यक्ति है वो स्थानीय संगठन के साथ साथ जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें भी भाग ले, तभी ये चीज़ संभव हो सकती है। यदि लोग अपनी समस्या से अवगत हैं तो उन्हें सुचारू भागीदारी आदर्श एवं सक्रिय करनी होगी। यानी अगर लोगों को पता है कि उनकी समस्या क्या है, वो भागीदार बनेंगे उसके और आदर्शपूर्ण जो सक्रिय है वो करेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। और लोगों की आवश्यकता का संज्ञान भी लेना होगा एवं उसे हल करने के लिए समाज में लोगों को योगदान स्तर पर खुद को शामिल करना होगा। यानी अगर खुद लोग नहीं चाहेंगे आगे बढ़कर तो वो चीज़ संभव नहीं हो पाएगी, इसीलिए लोगों का चाहना भी इम्पॉर्टेंट है। तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। जो भी हमारे पास संसाधन है उसी की उपयोगिता के आधार पर हमें आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, सामाजिक सहभागिता एक मानवीय कार्य एवं प्रयास है। यानी जो सामाजिक सहभागिता है एक मानवीय कार्य और एक एवं प्रयास के रूप में हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं विश्वास पर आधारित है। क्योंकि ये जो है ये व्यक्ति के दृष्टिकोण और जो उसका विश्वास होता है उसी पर आधारित होता है।
यह व्यक्ति अपनी क्षमता से अपने समाज के विकास के लिए भागीदार कर सकता है। यह लोगों की आपसी समझ को बढ़ावा देता है और ये लोगों की जो आपसी समझ होती है उसको भी बढ़ावा देता है, क्योंकि ये जो है जब होता है तो लोग जो हैं वो अपनी सिचुएशन, अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है उसका आदान प्रदान करते हैं और मुद्दों को हल करने का एक सुगम मार्ग प्रस्तुत करता है, यानी एक सरल रास्ता दिखाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यदि सरकार कोशिश करे तो निम्न कारकों के आधार पर सामाजिक भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। यानी अगर सरकार द्वारा जो सामाजिक भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए तो किस आधार पर बढ़ सकती है या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं। तो पहला आप लिखेंगे इनके ज्ञान, कौशल और क्षमता विकसित करके समुदाय के योगदान में बढ़ावा देंगे। यानी देखिए जो ज्ञान है, कौशल है, उसको, जो क्षमता है उसको बढ़ाकर हम समुदाय जो कौशल है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे परियोजना विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित करें जो वो विकास के सूत्रधार और मध्यस्थ बनते हैं और उन्हें समाज समुदाय आधारित पहल करने में मदद करते हैं और लोगों और समाज में मूल प्रथाओं और विचारों को चुनौती देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लोगों को उनकी इस ज़रूरतों की पहचान करने, लक्ष्य निर्धारित करने और नीति ही बनाने में सह निर्णय लेने में बढ़ावा देता है। यानी लोग जो हैं वो अपनी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, नीति बना सकते हैं जिससे इसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे चयनात्मक, सहभागी, सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे योजनाओं की सफलता एवं असफलता की जानकारी जनता तक पहुंचाना। यानी जो भी योजना होगी उसकी सफलता और असफलता की जानकारी देना जनता तक, ताकि जनता भी उसमें भाग ले सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लोगों को मूल्यों की भावना, एकजुटता, अनुरूपता, करुणा, सम्मान, मानवीय गरिमा और सामूहिक एकता में विश्वास करने के लिए, भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ताकि लोग जो हैं वो भावना प्रकट कर सकें, एकजुट हो सकें। अनुरूपता, करुणा, सम्मान, मानवीय गरिमा और जो सामूहिक एकता है उसको बढ़ावा दिया जा सके या उसको बढ़ाया जा सके, इसीलिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बिना किसी शोषण के समाज समुदाय की क्षमता का उपयोग करना। यानी बिना किसी शोषण के जो समाज है, समुदाय है, उसकी जो क्षमता है उसका उपयोग करने के लिए भी हमें ये बढ़ाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे समाज समुदायों को समान रूप से सशक्त बनाकर विकास के परिणामों को साझा करने के लिए, क्योंकि जब हम समाज को सशक्त बनाते हैं तो उसका विकास भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सहभागिता, ग्रामीण मूल्यांकन यानी PRA जैसी इन तकनीकी कार्यक्रमों के विकास एवं प्रबंधन ने सहभागिता को बढ़ाने में मदद की है। यानी जो सहभागिता है उसको बढ़ाने के लिए जो PRA है उसने भी सहायता दी है। PRA का उद्देश्य चिकित्सकों, सरकारी अधिकारियों और स्थानीय लोगों को सक्रिय करना है, ताकि वो भी सक्रिय हो सकें और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इससे किसी परियोजना की लागत कम होती है जिससे जनशक्ति संसाधन में वृद्धि होती है। यानी इससे जो परियोजना की लागत होती है, यानी जो पैसा लगता है उसमें भी कमी हो जाती है और जो जनशक्ति है, जो लोगों की अपनी सोच है, अपने विचार हैं, अपनी जो छिपा हुआ टैलेंट होता है वो भी वृद्धि होती है या वो भी प्रकट होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सहभागिता सीखने की एक क्रिया है जिसमें समुदायों को एक वास्तविक अभिनेता के रूप में दिखाया जाता है जो उसके अध्ययन में अपनी आत्मविश्वास एवं गरिमा को बढ़ाता है। यानी सहभागिता जो है वो एक सीखने की प्रक्रिया ही है जिसमें कोई भी व्यक्ति, आम सा व्यक्ति अपनी जो आत्मविश्वास है, गरिमा है, उसको बढ़ा सकता है, अपनी जो एबिलिटी है उसको इन्हेंस करके हमारे सामने प्रकट कर सकता है या फिर दिखा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लैंगिक मुद्दे, सामान्य मापदंड। अब लैंगिक मुद्दे और सामान्य मापदंड के अंतर्गत आप लिखेंगे लैंगिक मुद्दे सामान्यतः महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य उनकी स्थिति के गुणात्मक एवं श्रमिक चरित्र से संबंधित होते हैं, क्योंकि जो हमारे लैंगिक मुद्दे होते हैं वो महिलाओं और पुरुषों के बीच ही तो होते हैं। उनकी जो गुणवत्ता होती है, श्रमिक जो चित्रण होता है उसको ही प्रकट करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सेक्स प्राकृतिक है जो परिवर्तनीय है, वही जेंडर समाज निर्मित तथा परिवर्तनीय है। दोनों के रूप एक कार्य में विभाजित होते हैं। यानी ये जो है, ये दोनों के जो रूप होते हैं वो एक ही कार्य में विभाजित होते हैं। जेंडर की अवधारणा महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य जैविक अंतर एवं उसके सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यानी जो जेंडर की ये जो अवधारणा है वो महिला और
पुरुष के जो माध्यमिक अंतर होते हैं उन्हीं से सांस्कृतिक रूप से वो निर्धारित किए जाते हैं एवं उसके द्वारा समाज में उनकी भूमिका तय की जाती है। यानी जेंडर के आधार पर ही जो समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिका होगी वो भी निर्धारित की जाती है। जेंडर की भूमिका विभिन्न देशों में भिन्न होती है, यानी हर देश में जेंडर की जो भूमिका है वो अलग देखी जा सकती है। नारीवादियों का आग्रह है कि महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य सांस्कृतिक रूप से भूमिका निर्वाह होती है। इसे सरकारी नीति, शिक्षा, मीडिया एवं जागरूकता लोगों के माध्यम से बदला जा सकता है। यानी इनका मानना है जो स्त्री और पुरुष का भेदभाव होता है वो हमारे सांस्कृतिक रूप से होता है या फिर लोगों द्वारा ही होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, दूर करने के लिए जो सरकारी नीति है, शिक्षा है, मीडिया है और जो जागरूकता है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि ये जो ऐसी सिचुएशन है या ऐसी जो कंडीशंस हैं वो दूर हो सकें। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या 646 मिलियन है एवं आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। यानी अगर हम 2021 की जनगणना की बात करें तो महिलाओं की जो संख्या है वो 646 है, जो कि एक आबादी का आधा ही है, यानी पूरी आबादी का आधा हिस्सा हम बोल सकते हैं। आगे आप इसमें लिखेंगे भारत के संविधान द्वारा महिला वर्ग के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों की रक्षा की जाती है जिससे राष्ट्रीय सरकार के रूप में देखा जाता है। यानी हमारा जो भारतीय संविधान है वो महिलाओं की जो अधिकार होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, उनकी रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 14 राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में पुरुष एवं महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। और जो हमारा अनुच्छेद 14 है वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार प्रदान करने का कार्य करता है। और जो हमारा अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के खिलाफ लिंग, धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव को रोका जाता है। यानी हमारा जो अनुच्छेद 15 है वो किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ऊंची जाति का हो या निम्न जाति का हो, उसके साथ लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव को रोका जाता है। अगर हम अनुच्छेद 15(3) की बात करें तो ये राज्य को महिला के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की शक्ति देता है ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। और अनुच्छेद 16 महिलाओं के मामले में अवसरों की समानता के लिए कहता है, यानी हर मामले में जो महिलाएं हैं उन्हें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। और जो हमारा अनुच्छेद 51(a)(e) है, प्रत्येक नागरिक पर एक मौलिक कर्तव्य का आग्रह करता है। यानी प्रत्येक नागरिक पर एक मौलिक कर्तव्य या फिर जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको आग्रह करता है कि सभी व्यक्तियों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब देखिए मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं कि हमें अपने जो राष्ट्रगान है उसकी इज्जत करनी है, हमें अपने तिरंगे की इज्जत करनी है, हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना है। ये सारे जो हैं ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 5 मौलिक कर्तव्य के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस चीज़ को मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ताकि वह महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार ना कर सके। यानी देखिए अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है तो वो महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ जो अपमानजनक व्यवहार होता है उसको नहीं करता। इसीलिए भी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे माता पिता की संपत्ति में महिलाओं के लिए संपत्ति का कानून अधिकार विचाराधीन है और घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2005 संसद में चर्चा के लिए है। यानी देखिए जो हमारी माता पिता की संपत्ति होती है उसमें महिलाओं का अधिकार होगा या नहीं, इसलिए अभी विचार कर रहे हैं। और जो हमारी घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ 2005 में से संसद में चर्चा में रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो कि हमारा 1990 में आया था, पहले ही पारित हो चुका है, जो कि हमारे महिलाओं के लिए ही है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की गई है ताकि जो संसद है उसमें महिलाओं की जो स्थिति है या महिलाओं की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा सके। अनुच्छेद 10, 14, 15 और 16 सभी ने महिलाओं को समानता और न्याय प्रदान करने का प्रयास किया ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। 73 और 74वें जैसे संविधान संशोधन ने पहले ही स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई ताकि जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं की जो 1/3 सीट है वो आरक्षित है ताकि महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके। अब हम बात करेंगे जो हमारी पंचवर्षीय योजना है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना से 5वीं योजना तक भारत सरकार ने महिलाओं के कल्याण एवं उत्थान पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश या दिशा में कदम उठाए थे। छठी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के 3 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ बहु विषय दृष्टिकोण अपनाया था ताकि जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसको भी बढ़ाया जा सके। 7वीं योजना में विकासात्मक योजना का विशेष ध्यान महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने और उन्हें सीधे राष्ट्रीय विकास के केंद्र में लाने पर जोर दिया गया था ताकि वो जो है वो राष्ट्रीय के विकास को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान मानवीय विकास पर केंद्रित था, यानी जो 8वीं थी वो मुख्य रूप से जो मानवीय विकास है उस पर आधारित थी, जो महिलाओं की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी संगठन महिलाओं को सामाजिक विकास प्रक्रिया में समान भागीदारी और सहभागिता के रूप में ना तो रोक सकता है और ना ही भेदभाव कर सकता है। सभी को आगे बढ़ने और समानता का अधिकार है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना 2 महत्वपूर्ण रणनीतियों पर केंद्रित थी, यानी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें रखी गई थी। पहली थी हमारी प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण था, यानी प्राथमिक जो उद्देश्य था वो महिलाओं को सशक्त बनाना था। दूसरा था हमारा महिलाओं के उत्थान हेतु विभिन्न नीतियां बनाना जो उन्हें विशेष हितों की प्राप्ति करेंगे या पूर्ति करेंगे ताकि जो महिला हैं वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री के प्रयास हेतु सभी 27 लाभार्थी उन्मुख योजनाओं की निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र स्थापित किया गया था और यह आज तक महिला संबंधित क्षेत्र संबंधित प्रभावी संसाधन बना हुआ है, जिसके द्वारा स्वास्थ्य, शोषण, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और महिलाओं एवं बाल विकास ने अपने लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त करने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के रोजगार और विकास के लिए कुछ विशेष पहलू दिए गए हैं या विशेष पहलू को हम देख सकते हैं, जैसे सशस्त्र हो गया, स्त्री शक्ति पुरस्कार हो गया, जेंडर विजिटिंग हो गया, महिला के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति हो गया। आगे चलेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे स्वसिद्धता और स्वाधान आदि हैं। इन प्रक्रियाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर समूह और स्वयं सहायता महसूस की स्थापना करने में मदद की है ताकि वो स्वयं सहायता और आत्मनिर्भर बन सके। आगे आप इसमें लिखेंगे महिला और बालिकाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा को नष्ट करने में मदद करती हैं ये सारी चीजें, ताकि महिला और कोई भी बालिका क्यों ना हो उसके खिलाफ कोई भी हिंसा ना हो उसको रोकने का भी कार्य करती हैं। अब हम बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पहले की योजना से थोड़ा अलग था, यानी जो पहले की योजना थी उनसे थोड़ा सा अलग था 10वीं का। यह एक क्रिया उन्मूलन दृष्टिकोण है जिसमें नियोजित लक्ष्य एवं उद्देश्य यानी इसके अंतर्गत नियोजित लक्ष्य और उद्देश्यों को रखा गया जिसने एक निश्चित समय सीमा में पूरा करने की आवश्यकता है, यानी इसके लिए एक निश्चित समय सीमा रखी गई कि हमें इसके अंतर ही ये सारी चीजें पूरी करनी है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया 10वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही जारी रही, यानी देखिए ये 9वीं में स्टार्ट हुई थी और 10वीं के साथ भी ये जारी रही थी, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में या सशक्तिकरण करने की बात की गई थी। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे लोक प्रशासन और विकास को बढ़ावा देना, यानी किस तरह से लोक प्रशासन और विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे वर्तमान समय में लैंगिक मुद्दों ने सार्वजनिक प्रशासनिक अध्ययन में अपना विशेष स्थान स्थापित किया है। 1960 के दशक में मेनोब्रिक सम्मेलन ने समानता, मूल्य और सामाजिक न्याय की बात की, यानी इस सम्मेलन में हम समानता, न्याय और मूल्यों की बात कर सकते हैं या बात होते हुए देख सकते हैं, लेकिन लैंगिक समस्या पर भी ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, यानी यहाँ पर भी हम लैंगिक जो समस्या होती है उस पर ध्यान आकर्षित नहीं करते हुए देखते हैं। 1980 के दशक में लोक प्रशासन ने महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान दिया और 1980 के दशक में आकर जो महिलाओं के प्रशासनिक मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया गया एवं इन मुद्दों को अनुभवजन्य और सैद्धांतिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई ताकि इन्हें आगे बढ़ाया जा सके और इन पर ध्यान दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लोक प्रशासन में महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया।
बुवेनिक के अनुसार कल्याण संपदा गरीबी विरोधी महिलाओं के प्रति नीति दृष्टिकोण के परिवर्तन आया है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे समानता का दृष्टिकोण महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण रणनीति एवं लैंगिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है ताकि जो रणनीति है और जो आवश्यकता है उनको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस दृष्टिकोण ने व्यवहारिक लैंगिक आवश्यकताओं पर काम करने की कोशिश की ताकि रणनीतिक लैंगिक मुद्दों को दूर करने के लिए महिलाएं समर्थन आधार का निर्माण किया जा सके या कर सकें ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके, महिलाओं को भी आगे सशक्त किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1993 में 73 और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण और शहरी दोनों समाजों में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद की। यानी जो हमारा 1993 का 73 और 74वां संविधान संशोधन था उसने ग्रामीण और शहरी जो शासन है या प्रशासन है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ा दिया। इस संशोधन ने ग्रामीण और शहरी दोनों निकायों में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता की थी, या इसलिए कहें इसने बढ़ा दिया था। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, यानी किस तरह से हम स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को देख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे वंचित वर्गों के विशेष रूप में तथा आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से होने के नाते गरीब महिलाओं और बच्चों पर मुख्य ध्यान देते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसी सेवाओं का उपलब्ध और उपयोगिता को बढ़ाने की मजबूती। यानी ये जो है ये गरीब महिला और गरीब जो बच्चे होते हैं उनकी उपयोगिता या फिर के कल्याण को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां बनाई गई थी जिसे ये मजबूती देते हैं। जोखिम कार्य का पता लगाने, उच्च जोखिम कार्य वाली माताओं की पहचान करने और उनका प्रबंधन करने, गर्भावस्था की अवधि के दौरान कम से कम 3 बार गर्भावस्था के लिए पंजीकृत करने और सभी गर्भवती महिलाओं की कम से कम 3 बार जांच करके आवश्यक प्रस्तुति देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना आदि। यानी देखिए गर्भावस्था के दौरान जो किसी भी लेडीज को आवश्यकता होती है पंजीकरण की या किसी भी चीज़ की उसको भी इसमें शामिल किया गया ताकि जो महिला गरीब होती हैं वो अपना ध्यान रखवा सकें या ध्यान रख सकें गर्भावस्था के दौरान। अन्य महत्वपूर्ण कदम होंगे एनीमिया और उच्च रक्तचाप, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए जोखिम कारकों वाली माताओं की प्रमुख रूप से देखभाल करना। यानी जो एनीमिया या फिर रक्तचाप जैसी जोखिम बीमारियां या विकार से संबंधित होती हैं उनका अधिक ध्यान रखने की भी बात की गई। यह सभी संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का हिस्सा हैं जिन्हें भारत सरकार ने व्यापक रूप से स्वीकार किया है। यानी इन सभी जो चीज़ें जो कि एक तरह से जो डेवलपमेंट गोल का हिस्सा हैं उन्हें भारत सरकार ने स्वीकार किया है ताकि जो महिलाएं हैं उनकी सिचुएशन अच्छी हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे महिलाओं के लिए शिक्षा, यानी जो महिलाएं होती हैं उनके लिए शिक्षा कैसे है। इसमें आप लिखेंगे हिलेरी क्लिंटन के संपूर्ण विश्व में महिलाओं की स्थिति पर अपने व्यक्तित्व के दौरान कहा कि जब तक पूरे विश्व में भेदभाव और असमानता इतनी ही बनी रहेंगी तब तक लड़कियों और महिलाओं को कम महत्व दिया जाएगा। यानी ये जो भेदभाव है जब तक कम नहीं होगा तब तक ये जो महिलाओं को कम आंका जाता है या महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है वो तब तक ऐसा ही माना जाता रहेगा। इसीलिए हमें भेदभाव को कम करने की आवश्यकता है, अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, अपने नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, यानी जो शिक्षा है वो हमारा मौलिक अधिकार है। इस प्रकार यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा की वकालत करता है। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो महिलाओं की जो शिक्षा है उसकी वकालत करता है ताकि सभी महिलाओं को शिक्षा दी जा सके और वो भी आगे बढ़ सके। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे बालिकाओं की स्थिति, यानी जो बालिकाएं होती हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। भारतीय संविधान में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है ताकि उन्हें सुरक्षा दी जा सके। अनुच्छेद 14 और 15(3) राज्यों को किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित करने से रोकता है। यानी जो हमारा अनुच्छेद 14 और 50(3) है ये किसी भी व्यक्ति को समानता से वंचित करने से रोकता है।
है, यानी सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी को रोकता है, यानी जो हमारा अनुच्छेद 23 है ये मानव तस्करी को रोकने का कार्य करता है। इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खदान या दुकान या किसी भी स्थान पर काम करने से रोकता है। यानी ये जो है, जो हमारा 24वां अनुच्छेद है वो 14 वर्ष से कम जो वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें किसी भी कारखाने, खदान या फिर दुकान पर काम करने से रोकता है, क्योंकि 14 वर्ष से पहले पहले का जो बच्चा होता है उसे सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने का ही टाइम दिया जाता है, ताकि वो अपनी जो बुनियादी शिक्षा है वो ले सके, वो किसी भी काम पर ना बैठे। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे अनुच्छेद 39 ने तर्क दिया है कि बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो बच्चों की कम उम्र होती है उसका दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता। अनुच्छेद 45 जो है वो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, और अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष से कम बच्चों जो होते हैं उनकी अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, ताकि जो 14 वर्ष से कम बच्चे होते हैं उम्र के, उन्हें फ्री निःशुल्क यानी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, फ्री शिक्षा दी जाती है, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब हम देखेंगे आगे है हमारा महिलाओं और वंचित वर्ग, यानी अब हम महिलाओं और वंचित वर्गों की बात करेंगे तो इसमें आप लिखेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समूह को सशक्त बनाने के लिए उन्हें ज्ञान, प्रशिक्षण, उपकरण और प्रौद्योगिकी में उनकी उचित भागीदारी करके उनके प्रारंभिक कौशल को बढ़ावा कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यानी देखिए, जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनके ज्ञान को, प्रशिक्षण को, उपकरणों को अधिक प्रौद्योगिकी या फिर अधिक कौशल बनाने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। आमतौर पर अनौपचारिक क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करके उन्हें सशक्त किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो भुगतान होता है या जो पेमेंट होती है उनकी वो ही सुनिश्चित नहीं होती। कोई बहुत कम देता है कि उनकी जो जीवन याचिका होती है या ये कहें जो जीवन होता है वो भी नहीं चल पाता, इसलिए उसको सुनिश्चित करना है ताकि वो सशक्त बन सके, थोड़े बहुत मजबूत हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके उत्पादनों में मूल्य जोड़ना, योजनाओं के तहत उनकी आबादी के अनुपात में धन आवंटित करना, एससीपी की तरह और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए नीतियों में निवेश करने के लिए निजी और कोऑपरेटिव क्षेत्रों को भी प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो उन लोगों में इन्वेस्ट कर सकें और वो भी आगे बढ़ सकें। इन सभी नीतियों के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समूह को सशक्त बनाया जा सकता है, और ये सारी ही नीतियां हैं जो हमारे अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको सशक्त यानी मजबूत बना सकती हैं। एंड यहाँ हमारा जो पूरा ही चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, यहाँ हमारा निष्कर्ष स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको पूरा निष्कर्ष शो करवा देती हूँ, अगर आप चाहें तो उसको रीड आउट कर सकते हैं, सेल्फ रीड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी मर्जी है। एंड उसके बाद में यहाँ थोड़े से प्रश्न आ जाते हैं, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ आपकी जो फुल बुक है यानी होल बुक जो कंप्लीट है वो हो जाती है, यानी यहाँ आपकी होल बुक कंप्लीट हो जाती है। यह आज आपका लास्ट चैप्टर था, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका बारकोड भी आपके सामने है। यहाँ आपकी जो फुल बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपने फुल बुक मेरे साथ पढ़ ली है। अगर अभी भी आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप मोर स्टडी कर पाएँ और आपको जैसे ही मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ या आपके और जो सब्जेक्ट होने वाले हैं उनसे रिलेटेड आप उन्हें देख पाएँ, एंड आप इस बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें भी देख पाएँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।